हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से एक बेहतरीन सेशन के साथ में हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं। यूपीपीएससी एपीएस कंप्यूटर के बेस्ट 50 क्वेश्चंस एग्जाम बिफोर एग्जाम, यानी जैसे कि एग्जाम का पैटर्न रहेगा, जैसे आपका एग्जाम का पेपर रहेगा, सेम वही लेवल के क्वेश्चंस एक बार फिर से डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आज के सेशन में आउट ऑफ 50 आप कितना स्कोर कर पाते हैं। चलो एक छोटा सा चैलेंज रखते हैं कि आउट ऑफ 50 क्या आप 40 प्लस स्कोर कर पाएंगे। और बिल्कुल इस समय आप स्कोर करने भी चाहिए। एग्जाम के बेहद करीब पहुंच रहे हैं हम लोग और इस समय आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो रिवीजन है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। और आपने मुझे मैसेज करके बताया भी कि सर तैयारी बहुत बढ़िया लेवल की आपने करवाई है, जिसकी मदद से 45 प्लस स्कोर हर एक मॉक टेस्ट में कर पा रहे हैं। तो दैट क्रेडिट गोज टू यू। आपने बहुत अच्छे से तैयारी करी है, आपने बहुत अच्छे से वीडियोस को देखा, पीडीएफ से रिवीजन किया, मॉक टेस्ट से पढ़ा। तो क्रेडिट दोस्तों ये आपको जाता है कि आपने इतनी अच्छी तैयारी करी है। बस मौका है, दस्तूर है 50 में 50 लाने का। तो आप जरूर स्कोर करेंगे, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और आज के सेशन में एक बार अपने आप को फिर से एनालाइज करने की कोशिश करिए। पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा। जहां पर भी आपको लगे कि ये क्वेश्चन नया है, ये मुझे नहीं आता था या ये गलत हो गया, उसको तुरंत नोट डाउन कर लीजिएगा और एग्जामिनेशन के समय पर उसको बार बार रिवीजन करिएगा कि हाँ सचिन सर ने ये क्वेश्चन करवाया था और ये क्वेश्चन हमसे गलत हुआ। तो बार बार उन क्वेश्चंस को रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए देखते हैं कितना स्कोर कर पाते हैं। 7 जनवरी को पेपर है। टारगेट बहुत आसान सा है। कंप्यूटर का पेपर यहां पर फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना बहुत आसान है। बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और दिए गए वीडियोस और पीडीएफ को बार बार रिवाइज करिए। सर कौन से वीडियोस, कौन से पीडीएफ? यही जो हमने आपको कोर्स में प्रोवाइड किए हैं। क्या इसके अलावा सर कोई और पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। आप जानते हैं यूपीपीएससी एपीएस के कोर्स में आपको 55 वीडियोस दी गई हैं 60 आवर्स की। लाइव क्लासेस चल रही थी अभी तक, अब ये ओवर हो चुकी हैं और यहां पर सब कुछ आपको रिकॉर्डेड मोड में दिया जा चुका है। वो कैंडिडेट्स जो इस कोर्स से जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन जरूर करिएगा और एग्जाम तक सिर्फ इसी कंटेंट को पढ़ के जाइएगा। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये सेल्फ सफिशिएंट है 50 में 50 स्कोर करने की। अगर आप किसी दूसरे सोर्स को भी ऑप्ट करेंगे तो हो सकता है यहां पर आप रिवीजन प्रॉपर ना कर पाए और आपके स्कोर कम हो जाए। तो इतने बेहतरीन तरीके से यहां पर आपको हर एक चीज प्रोवाइड करी है कि आपको कहीं जाने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। और ये बात तो आप लोग भी जानते हैं। चलिए वो कैंडिडेट्स जो अभी तक नहीं जुड़े हैं और जुड़ना चाहते हैं वो कैसे जुड़ सकते हैं? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, फिर वहां पर आपको यूपीपीएससी एपीएस का कोर्स मिल जाएगा और शानदार तरीके से एप्लीकेशन में आप कनेक्ट हो सकते हैं और अपनी तैयारी को आखिरी समय पर और मजबूत कर सकते हैं। किसी भी डाउट के रिगार्डिंग दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से फटाफट से एनालाइज करते हैं क्वेश्चन और आंसर्स को, देखते हैं कि आप जो स्मार्ट हैं क्या आज के सेशन में भी उतना स्मार्टली गेन कर पाएंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे जो हमने प्रीवियस सेशन में आपको दिया था और आपने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया था। टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट इन एमएस एक्सेल वी प्रेस। एमएस एक्सेल में एक नई वर्कशीट डालने के लिए हम क्या दबाते हैं? हम लोग जानते हैं कि एक्सेल शीट में बाय डिफॉल्ट एक वर्कशीट होती है नए वाले वर्जन में, और पुराने वाले वर्जन में बाय डिफॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं। इन शीट्स को हम लोग बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, लेकिन कितना ऐड कर सकते हैं ये भी आप जानते हैं। लेकिन आपको बताना क्या है कि ऐड करने की शॉर्टकट की क्या है, और आंसर क्या होगा दोस्तों? शिफ्ट के साथ F11। लेकिन सिर्फ इतना ही याद नहीं रखना, आपको यह भी याद रखना है कि इसकी जो शॉर्टकट की है वो एक नहीं बल्कि दो हैं। एक तो शिफ्ट के साथ F11 है और दूसरा ऑल्ट शिफ्ट F1 है। अगर आप इन दोनों कीज का यूज करते हैं तो एक ही काम होगा कि आपकी शीट 1 के बाद शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5
इस तरीके से आपकी शीट ऐड होती चली जाएंगी एमएस एक्सेल में। वेरी गुड, जैसे कि यहां दिखाया भी गया है। नेक्स्ट, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बताइए मुझे, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन एमएस वर्ड 2021 टू इंक्रीज द इंडेंट। एमएस वर्ड 2021 में इंडेंट बढ़ाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है इंडेंट इंक्रीज करने के लिए? और हमने आपको बताया था कि इंडेंट का मतलब होता है टैब, या इसको मार्जिन भी बोलते हैं। मार्जिन कहें, टैब कहें या इंडेंटेशन कहें। और मार्जिन किससे शुरू होता है? एम से। तो आंसर भी क्या होगा? कंट्रोल प्लस एम बिल्कुल सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। फिर से एक बार, एमएस वर्ड में मार्जिन कहें, इंडेंट कहें या टैब कहें, एक ही बात है। और इनको इंक्रीज करने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की इज यूज्ड इन एमएस वर्ड 2021 फॉर क्विकली क्रिएट अ बुलेट पॉइंट। एमएस वर्ड 2021 में त्वरित रूप से बुलेट पॉइंट बनाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? भाई बुलेट पॉइंट तो आप जानते ही क्या क्या होता है। बुलेट्स एक होते हैं नंबर्स 1 2 3 4, और इसके ऑप्शन में दिए रहते हैं बुलेट्स, जहां पर आप उन सर्कल्स का यूज कर सकते हैं, टिक मार्क का यूज कर सकते हैं या बुलेट पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। तो मुझे बताइए कि उनको इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या होगी। बुलेट में कितनी चीजें दो दी हुई हैं? अगर बुलेट के स्पेलिंग पर आप जाएं तो बुलेट में होता है डबल एल। डबल एल का मतलब यहां याद आप रख सकते हैं इस तरीके से कि इसके आंसर में भी एल होगा। बुलेट में कितने एल लगे हुए हैं सर? 2। इसका मतलब जो आंसर होगा उसमें एक एल तो बनता है बॉस। तो आंसर इसका क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एल इज द राइट आंसर। यानी इस तरीके से भी आप कहानी बनाकर याद रख सकते हैं और आपको ये चीजें एग्जाम में ज्यादा बेहतर तरीके से याद रहेंगी और कंफ्यूजन के चांसेस कम हो जाएंगे। तो बुलेट कभी भी आए तो क्या याद रखना है? बंदूक में डलती है बुलेट और बुलेट में होते हैं 2 एल। बंदूक को क्या करते हैं? पहले हम कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल करके थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, फिर ट्रिगर करते हैं। यही करते हैं ना? तो कंट्रोल करना है बंदूक को, फिर शिफ्ट करना है और फिर एल का यूज करना है, तब चलेगी हमारी बुलेट और आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। बुलेट पॉइंट इस तरीके से डिनोट किया जाता है। सुपर्ब। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए, बाय यूजिंग द डैश वी कैन सी ऑल स्लाइड एट वंस इन पावर पॉइंट। डैश का उपयोग करके हम पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं। सपोज करिए कि 50 स्लाइड है और मुझे 50 स्लाइड को एक साथ देखना है। मैं कैसे देख पाऊंगा? स्लाइड मास्टर व्यू की मदद से, स्लाइड सॉर्टर व्यू की मदद से, स्लाइड नॉर्मल व्यू की मदद से या स्लाइड डिस्प्ले ऑल व्यू की मदद से? वेरी गुड, हम लोग देख पाएंगे किसकी मदद से? स्लाइड सॉर्टर व्यू की मदद से। स्लाइड सॉर्टर व्यू क्या होता है? इसकी मदद से हम लोग एमएस पावर पॉइंट पर सभी स्लाइड्स को एक साथ स्क्रीन पर देख पाते हैं और उसको रीअरेंज भी कर पाते हैं, उसको रीऑर्डर भी कर पाते हैं, उसको अपने तरीके से अरेंज भी कर सकते हैं। तो आंसर है स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, बताइए इसका आंसर। विच इज द शॉर्टकट की टू स्टार्ट द प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटर व्यू। प्रेजेंटर व्यू में प्रेजेंटेशन शुरू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी अवेलेबल है? हम लोग जानते हैं एक प्रेजेंटर व्यू भी होता है, और प्रेजेंटर व्यू क्या है जरा सोचिए। प्रेजेंटर व्यू वो व्यू होता है जिसमें हमें करंट स्लाइड तो दिखती है, लेकिन उसके बाद वाली भी स्लाइड हमें दिख रही होती है, नेक्स्ट वाली स्लाइड भी हमें दिख रही होती है, और उसी व्यू को तो बोलते हैं प्रेजेंटर व्यू। अब यहां पर अगर आपको ऑप्शंस में देखें तो आप एलिमिनेशन करके भी आंसर दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको इसका आंसर पता हो। अगर आपको F5 पता है क्या होता है, बिल्कुल पता होगा। पावर पॉइंट में F5 की मदद से
फ्रॉम द बिगिनिंग स्लाइड शो होता है, यानी स्लाइड शो पहली स्लाइड से करने के लिए F5 का यूज करते हैं। वेरी गुड। शिफ्ट F5 का यूज आप लोग जानते हैं, जी हां। करंट स्लाइड से स्लाइड शो करने के लिए शिफ्ट के साथ में F5 का प्रयोग करते हैं, कोई डाउट नहीं। बचा क्या? कंट्रोल F5 या ऑल्ट F5। तो आंसर या तो कंट्रोल F5 होगा या ऑल्ट F5 होगा। तो याद रखिएगा, प्रेजेंटर व्यू के लिए जो आंसर होगा वो ऑल्ट के साथ में F5 होगा, यानी फोर्थ इज द राइट वन। अब आप देखिए, ये होता है प्रेजेंटर व्यू जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या है प्रेजेंटर व्यू? जहां पर आपको प्रेजेंट स्लाइड जिस पर आप काम कर रहे हैं वो तो दिखाई दे ही रही है, इसके साथ साथ जो अगली वाली स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड है, ये भी आपको दिखाई दे रही है। इसके साथ में आपको बहुत सारे ऑप्शंस भी दिए गए हैं कि आपको टास्क बार देखना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, सेटिंग्स पर क्लिक करना है तो उस पर क्लिक कर दीजिए, स्लाइड शो को एंड करना है तो इसका ऑप्शन भी ऊपर दे रहा है, जूम करना है इसका ऑप्शन भी यहां पर है, अगली स्लाइड पर जाना है तो नेक्स्ट करने का ऑप्शन भी यहां पर है, और टोटल कितनी स्लाइड्स हैं आपके पास ये भी तो दिख रहा है कि 12 स्लाइड है, इनमें से पहली स्लाइड पर आप हैं, यही कहलाता है प्रेजेंटर व्यू। वेरी गुड। और इससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, है ना। प्रेजेंटर व्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है आप लोगों को। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावर पॉइंट हैंडआउट ऑप्शन इन MS पावर पॉइंट 2021? MS पावर पॉइंट 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट हैंडआउट विकल्प नहीं है? हम लोग जानते हैं पावर पॉइंट में जब व्यूज में जाते हैं, व्यूज वाले टैब में जाते हैं, तो हमें वहां पर पावर पॉइंट में हैंड आउट ऑप्शन मिलता है, हैंड आउट व्यू मिलता है, जिसके थ्रू हम लोग प्रेजेंटेशन को क्या कर सकते हैं, प्रिंट निकलवा के देख सकते हैं। हैंड आउट का मतलब क्या होता है? प्रिंट निकलवा के। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर हमें प्रिंट निकलवाना है तो उसमें कौन सा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है? MS पावर पॉइंट 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा पावर पॉइंट हैंडआउट विकल्प नहीं है? 1 स्लाइड पर पेज, एक पेज पर एक स्लाइड, 3 स्लाइड्स पर पेज, एक पेज पर 3 स्लाइड, 5 स्लाइड्स पर पेज या 9 स्लाइड्स पर पेज। हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि हैंडआउट में जो पर पेज का हम लोग को क्राइटेरिया दिया हुआ है वो क्या है? 1 2 3 4 6 9, 1 2 3 4 6 9। सर ये क्या है 1 2 3 4 6 9 जो आप बता रहे हैं? ये है 1 स्लाइड पर पेज अवेलेबल है, 2 भी अवेलेबल है, 3 भी अवेलेबल है, 4 भी अवेलेबल है, लेकिन 4 के बाद 6 और 9 है, यानी 5 नहीं है। तो गलत आंसर क्या हो गया यहां पर? 5 स्लाइड्स पर पेज। जब हम प्रिंट निकलवाते हैं तो यहां पर हमें ऑप्शन दिया गया है कि हम एक स्लाइड पर कितने पेज निकालना चाहते हैं। एक स्लाइड पर एक पेज, एक स्लाइड कितने पेजेस? तो यहां पर कह रहा है 2 स्लाइड्स पर पेज, 3 स्लाइड्स पर पेज, एक पेज पे 3 स्लाइड, एक पेज पे 4 स्लाइड, एक पेज पे 6 स्लाइड, एक पेज पे 9 स्लाइड्स। इनको हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, 1 2 3 4, 4 के बाद 6 और 6 के बाद 9। याद हो गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 1 3 तो अवेलेबल है, 9 भी है, लेकिन 5 अवेलेबल नहीं है। तो ये हो जाएगा करेक्ट जवाब। नेक्स्ट, MS PowerPoint 2021 has dash different views in the status bar. MS PowerPoint 2021 में स्टेटस बार में डैश अलग अलग दृश्य अवेलेबल हैं। कितने व्यूज अवेलेबल होते हैं स्टेटस बार में? सोच के बताओ। पावर पॉइंट में अगर व्यू टैब की बात करें तो वहां तो अवेलेबल हैं 5 + 3 8 व्यूज, लेकिन अगर पावर पॉइंट के स्टेटस बार में चले जाएं, नीचे चले जाएं, तो हमें देखने को मिलते हैं 4 व्यूज। कितने? 4। इसी पर करना है हमें विचार। और ये 4 व्यूज दोस्तों कौन कौन से हैं? पहला है नॉर्मल व्यू, दूसरा है स्लाइड सॉर्टर व्यू, तीसरा है रीडिंग व्यू और चौथा है स्लाइड शो। इसका मतलब कि अगर पूछें व्यू टैब में कितने व्यूज देखने को मिलते हैं,
तो आंसर होगा 8, 5 + 3 8। और अगर पूछें कि कितने ऐसे व्यूज हैं जो हमें स्टेटस बार यानी नीचे की तरफ देखने को मिलते हैं, तो यहां पर आंसर होने वाला है दोस्तों 4। नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, रीडिंग व्यू और स्लाइड शो व्यू। क्या ये चीज समझ में आ गई? सही दिया आपने आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रूलर, ग्रिड लाइंस, गाइड्स, नोट्स फीचर इज अवेलेबल अंडर विच टैब इन पावर पॉइंट 2021? बताइए। पावर पॉइंट 2021 तो लेटेस्ट वर्जन है ना, बिल्कुल। MS पावर पॉइंट 2021 में रूलर, ग्रिड लाइन, गाइड्स, नोट्स सुविधा किस टैब के अंतर्गत देखने को मिलती है? बताओ। इंसर्ट, रिव्यू, व्यू या डिजाइन? बिल्कुल सही। अगर पावर पॉइंट को ओपन किया जाए और व्यू टैब पर क्लिक किया जाए तो हमें देखने को मिलेगा व्यू टैब के अंदर ये सारे ऑप्शंस, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज व्यू। जैसे ही आप व्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने कई सारे ऑप्शंस आएंगे, जिसमें शो के ऑप्शन में आपको रूलर भी मिल जाएगा, ग्रिड लाइंस भी मिल जाएंगी, गाइड्स भी मिल जाएंगी, नोट्स फीचर भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? याद रखिएगा इसको। और भी तो कई सारे फीचर्स हैं, जैसे जूम है, फिट टू विंडो है, कलर है, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट। ये सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं कहां पर? व्यू टैब के अंदर। और इसके साथ साथ जो 8 तरीके के व्यूज होते हैं जो व्यू टैब के अंदर मिलते हैं वो तो मिलते ही मिलते हैं यहां पर। प्रेजेंटेशन व्यू और मास्टर व्यूज, है ना। ब्रॉड कैटेगरीज में 2 ही कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं। प्रेजेंटेशन में आते हैं 5 और मास्टर में आते हैं 3। तो 5 + 3 कितने हो गए? 8 व्यूज। वेरी गुड। हाउ मेनी व्यूज आर अवेलेबल अंडर व्यूज टैब इन MS वर्ड 2021? अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे पावर पॉइंट के बारे में और पावर पॉइंट के व्यूज के बारे में, लेकिन यहां पर कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है दोस्तों? MS वर्ड 2021 में व्यूज टैब के अंतर्गत कितने व्यू उपलब्ध होते हैं? जरा सोच के बताओ। टैलेंटेड तो आप हैं, इसमें कोई शक नहीं। सोचिए। बिल्कुल सही। MS वर्ड में अगर हम व्यूज के अंदर जाएंगे तो हमें मिलेंगे 5 व्यूज, यानी इसका आंसर होगा सेकंड वाला बिल्कुल सही। 5 व्यूज इज द राइट आंसर। अब आप कहेंगे कि सर ये व्यू टैब होता है MS वर्ड में? जी हां, देखिए व्यू टैब होता है और व्यू टैब में क्लिक करते ही स्टार्टिंग में आपको 5 तरीके के टैब देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? रीड मोड, प्रिंट लेआउट, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। तो कितने हो गए? 5। तो इनके नाम भी इसी सीक्वेंस से याद रखिएगा। पहला है रीड करने के लिए, दूसरा है प्रिंट देखने के लिए प्रिंट लेआउट, तीसरा है वेब लेआउट जो ब्राउजर पर ओपन होगा, फिर है आउटलाइन ड्रॉ करने के लिए आउटलाइन मोड और ड्राफ्ट के लिए ड्राफ्ट व्यू। यस, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9, which shortcut key is used in MS Word 2021 to display the word count dialog box? बताइए। MS Word 2021 में वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं? वर्ड काउंट फीचर क्या होता है? आप जानते हैं इस बात को कि हम लोग वर्ड काउंट पे क्लिक करके स्टैटिस्टिक्स की जानकारी ले सकते हैं। क्या जानकारी ले सकते हैं? कि टोटल कितने पेजेस हैं MS वर्ड में, हम किस पेज पर हैं, उस पेज पर कितने सेंटेंसेस हैं, कितने वर्ड्स हैं, कितने स्पेसेस हैं। तो सब कुछ काउंट कर सकते हैं किसकी मदद से? वर्ड काउंट की मदद से। और इसकी जो शॉर्टकट की है वो क्या है? सोचो। कंट्रोल W, कंट्रोल F1, ऑल्ट F8 या कंट्रोल शिफ्ट G। कंट्रोल W का यूज करते हैं हम लोग किस पर्पज से? क्लोज करने के लिए विंडो को, कंट्रोल W। कंट्रोल F1 का यूज करते हैं रिबन को मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करने के लिए, रिबन के केस में। ऑल्ट F8 का यूज करते हैं मैक्रोस के साथ में, है ना। अगर आप जानते हैं तो आप जानते हैं, इफ यू नो वेरी वेल कि ऑल्ट F8 का यूज हम लोग कहां करते हैं दोस्तों? मैक्रोस के केस में।
व्यू मैक्रोस करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट जी यही बचा, ये हो गया वर्ड काउंट के लिए। तो वर्ड काउंट करने के लिए बड़ी रिस्पेक्ट दी जाती है, और जब हम किसी को रिस्पेक्ट देते हैं तो क्या यूज करते हैं? जी, आइए जी, बैठिए जी, कैसे हैं जी, यस, पार्ले जी, है ना। रिस्पेक्ट तो नहीं है लेकिन नाम है पार्ले जी। तो यहां पर आंसर क्या हो गया? कंट्रोल शिफ्ट और जी। किसके लिए? वर्ड काउंट के लिए। तो जैसे ही वर्ड काउंट आप कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे, आपको एमएस वर्ड की पूरी स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगी कि आपके कितने पेजेस हैं टोटल, कितने पेजेस लिखे आपने, कितने वर्ड्स लिखे, कितने कैरेक्टर्स लिखे नो स्पेस के साथ, कितने कैरेक्टर्स टाइप किए विद स्पेस के साथ, कितने पैराग्राफ आपने टाइप किए, कितनी लाइंस आपने टाइप करी, ब्ला 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 एंड सो ऑन। ये सारी इंफॉर्मेशन का पिटारा आपके सामने ओपन हो जाएगा। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। वर्ड काउंट फीचर इज फाउंड अंडर विच टैब इन एमएस वर्ड 2021? अभी आपने देखा कि कंट्रोल शिफ्ट और जी की मदद से हमने वर्ड काउंट ओपन किया, लेकिन अब कह रहा है एमएस वर्ड 2021 में वर्ड काउंट सुविधा किस टैब के अंतर्गत पाई जाती है? डिजाइन टैब, लेआउट टैब, रिव्यू टैब या व्यू टैब? आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, द करेक्ट आंसर इज रिव्यू टैब। जब आप एमएस वर्ड में रिव्यू टैब पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको मिलेगा स्पेलिंग एंड ग्रामर, थेसोरस को ऑप्शन सिनोनिम और एंटोनिम के लिए, और साथ ही साथ आपको मिल रहा होगा वर्ड काउंट का ऑप्शन भी, किसमें? रिव्यू टैब के अंदर, प्रूफिंग के अंतर्गत। तो रिव्यू के अंदर, प्रूफिंग के अंदर आपको ये सारी सुविधा मिल रही है, दैट इज कॉल्ड वर्ड काउंट। वेरी गुड, नेक्स्ट। इन CMYK dash is the main color used to determine the image outcome in the printing process। प्रिंट तो बहुत किए होंगे आपने, लेकिन जब आप प्रिंट निकालते हैं नॉर्मल तौर पर, तो वहां पर जो आउटकम आपको मिलता है, जो आउटपुट आपको मिलता है प्रिंट करने पर, वहां पर जो मेन कलर है वो कौन सा है? CMYK में डैश प्रिंटिंग प्रक्रिया में छवि परिणाम निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य रंग कौन सा है? बताइए, सियान, मैजेंटा, येलो या की? अब CMYK की अगर फुल फॉर्म की बात करें दोस्तों, तो CMYK की फुल फॉर्म यही तो होती है, C का मतलब सियान, M का मतलब मैजेंटा, Y का मतलब येलो, और K का मतलब होता है की, जिसको ब्लैक भी बोला जाता है। और आप जानते हैं कि प्रिंट करते समय एक सबसे इंपॉर्टेंट कलर है जो आउटपुट मिलता है, दैट इज ऑफ की कलर, जिसे ब्लैक भी बोला जाता है। तो आंसर यहां पर क्या होगा कि सबसे इंपॉर्टेंट जो आउटकम हमें मिलता है, जो आउटपुट हमें मिलता है, वो मिलता है ब्लैक कलर का, यानी की इज द राइट आंसर। अब एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो प्रिंटिंग प्रक्रिया है वो किस तरीके के कलर को फॉलो करती है। तो प्रिंटिंग के दौरान जो कलर प्रक्रिया या मैकेनिज्म का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं CMYK। तो ये जरूर याद रखिएगा, CMYK में C है सियान, M है मैजेंटा, Y है येलो, येलो येलो डर्टी फेलो, और K है आपका की का मतलब ब्लैक। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS Word 365? MS Word 365 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? यह तो गलती से भी गलत नहीं हो सकता, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर आप जानते हैं MS Word की बात करें, किसी भी वर्जन की बात करें, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने की शॉर्टकट की है Ctrl+D, यानी सेकंड हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। बोलो यस सर, है ना। Ctrl+D की मदद से क्या होता है, फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, जिसकी मदद से आप फॉन्ट का फेस, फॉन्ट का स्टाइल, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का इफेक्ट, ये सारी चीजें आप क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। वेरी गुड, नेक्स्ट। अंडर विच टैब इन द वाटरमार्क बटन अवेलेबल इन MS Word 2021? MS Word 2021 में वाटरमार्क बटन किस टैब के अंतर्गत उपलब्ध होता है? वाटरमार्क,
का मतलब क्या होता है? ब्लर इमेज, जो आपको पेज के पीछे की तरफ दिखाई देती है, यानी बैकग्राउंड में दिखाई देती है, ये होता है वाटरमार्क। ये इमेज भी हो सकती है, ये टेक्स्ट भी हो सकता है, ये प्राइवेसी यानी कॉपीराइट क्लेम करने के लिए कोई भी तरीका हो सकता है, दैट इज कॉल्ड वाटरमार्क। और ये किस टैब में दिखाई देता है? होम पर, इंसर्ट पर, डिजाइन पर या पेज सेटअप पर? बिल्कुल सही और करेक्ट जवाब है डिजाइन टैब पर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जब आप डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको पेज बैकग्राउंड का एक ऑप्शन दिखाई देता है, वहां पर आपको वाटरमार्क, पेज का कलर, पेज का बॉर्डर चेंज करने की परमिशन आपको मिलेगी और इसके द्वारा आप सेटअप कर सकते हैं। यस, तो आंसर क्या होगा? डिजाइन टैब। नेक्स्ट, which of the following formula in Excel is correct to find the sum of cells A1, A2, A3, A4? क्या बात है? कह रहा है एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सेल A1, A2, A3, A4 का योग ज्ञात करने के लिए किया जाता है? सोचो। सम A1 डैश A4, सम A1 2A4, सम A1 सेमीकोलन A4 या सम A1 कोलन A4? बिल्कुल आप इस बात को जानते हैं कि अगर हमें सम करना है A1 से A4 तक तो हम लोग कॉलन का यूज करेंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा, इज इक्वल्स टू सम A1 कोलन A4, यानी फोर्थ ऑप्शन इज दी बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिक्वायर्ड टू ओपन अ PDF फाइल? PDF फाइल खोलने के लिए किस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है? PDF, बताइए। इसी बात पे मुझे आप बताइए कि PDF फाइल की फुल फॉर्म क्या होती है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PDF? सोचो। मिल गया आंसर? जानते हैं आप PDF की फुल फॉर्म? बिल्कुल सही, दैट इज पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। फिर से एक बार, P का मतलब पोर्टेबल, D का मतलब डॉक्यूमेंट और F का मतलब फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट एक ऐसा फॉर्मेट जिसको आप नॉर्मल तौर पर एडिट नहीं कर सकते, जिसकी फॉर्मेटिंग बदलती नहीं है। अगर आप किसी को PDF फाइल देते हैं तो उसके कंप्यूटर में कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए ताकि वो ओपन हो जाए, यही तो आपको बताना है। एडोब फोटोशॉप जी नहीं, MS वर्ड जी नहीं, एडोब रीडर जी हां, यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एडोब रीडर का होना कंपलसरी है, और अगर ये सॉफ्टवेयर है तो आप अपने आप PDF फाइल्स को ओपन कर पाएंगे। बाय डिफॉल्ट कई बार आपके मोबाइल फोन्स में ये सॉफ्टवेयर आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, अगर आप नहीं भी करेंगे तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा और आप किसी भी PDF फाइल को ओपन कर पाएंगे। लेकिन बाई चांस अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपके मोबाइल या आपके किसी भी डिवाइस या लैपटॉप में एडोब रीडर नहीं है, तो इसको जाइए डाउनलोड करिए और एंजॉय करिए PDF फाइल्स को। नेक्स्ट, लेट्स से दैट कंटेंट A1, A2, B1, B2 आर 0, 0, A0 respectively. What will be the output of count A1 colon B2? कह रहा है काउंट फंक्शन का यूज करके A1 से लेकर B2 तक जितनी भी सेल्स हैं इसका आउटपुट क्या आएगा, जरा हमें बताइए। जहां पर A1, A2, B1, B2 की जो वैल्यू है वो है 0, 0, A0। बताओ, मान लीजिए कि सामग्री यानी कंटेंट A1, A2, B1, B2 क्रमशः यानी रिस्पेक्टिवली 0, 0, A0 है, और इसका आउटपुट क्या होगा इस केस में? इज इक्वल्स टू काउंट A1 कोलन B2। आप जानते हैं काउंट फंक्शन क्या करता है? सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है, और यहां पर नंबर्स कितने दिए हुए हैं? 0, 0, 0। 3 नंबर है, एक अल्फाबेट है, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा? चिपक के आंसर आएगा 3, यानी फोर्थ इज दी राइट ऑप्शन। आंसर क्या आ गया? 3। फोर्थ ऑप्शन 3 इज दी राइट वन। कैसे किया फिर से देखो। A1 की वैल्यू कितनी है? 0। A2 की कितनी है? 0। B2 की कितनी है? 0। यानी A1, A2 और B2 में क्या दिया है? नंबर। 0 क्या है? एक नंबर ही तो है। और काउंट क्या करता है? सिर्फ नंबर्स को काउंट करता है।
तो 0 1 हो गया, फिर 0 1 हो गया, फिर 0 1 हो गया, तो टोटल कितने नंबर्स हो गए? 3। तो आंसर क्या आ गया? 3। वेरी गुड। मेक्स द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड, अच्छा, लोअर केस। कह रहा है मेक द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड लोअर केस एंड द रेस्ट ऑफ द लेटर इन अपर केस। प्रत्येक शब्द के पहले अक्षर को लोअर केस और बाकी यानी शेष के अक्षर को अपर केस बनाने के लिए क्या करेंगे? पहला लेटर जो होना चाहिए वो लोअर केस में होना चाहिए, छोटे से, और बाकी होने चाहिए बड़े से। इसके लिए कौन सा केस यूज करेंगे? सेंटेंस केस, लोअर केस, टॉगल केस या कैपिटलाइज ईच वर्ड? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज टॉगल केस, यानी 3 हो जाएगा करेक्ट जवाब। ये टॉगल केस क्या होता है? वैसे आमतौर पर हम इसका यूज नहीं करते क्योंकि इसको गलत मानते हैं ना। हम लोग हमेशा पहला जो लेटर है वो कैपिटल में लिखते हैं और बाकी स्मॉल में लिखना पसंद करते हैं, जैसे अरोड़ा एजुकेटर में लिखा हुआ है ना, द फर्स्ट इन द कैपिटल एंड रेस्ट इन द स्मॉल, सेम एज विद द एजुकेटर टू। लेकिन यहां पर क्या है? पहला लेटर स्मॉल है, बाकी हमारा कैपिटल है वर्ड में, तो आंसर क्या होता है? दिस इज कॉल्ड टॉगल केस। वेरी गुड। द वैल्यू ऑफ द एक्सेल एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू सम 5,5, ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स इज, बताइए। एक्सेल एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू क्या गिवन है? फंक्शन गिवन है इज इक्वल्स टू सम 5,5, ट्रू फॉल्स का मान क्या होगा? बहुत आसान है। हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, ट्रू की वैल्यू 1 होती है, फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। ओरल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल। 5 और 5 क्या होगा? 10। कितने ट्रू गिवन है? 2, यानी 10 प्लस 2 क्या होगा? 12। तो आंसर क्या हो गया? 11। द आंसर इज 12, यानी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। तो आप लिख के भी देख सकते हैं और ओरल भी कर सकते हैं। 5 5, ट्रू क्या है? 1, फॉल्स क्या है? 0। ट्रू क्या है? 1, फॉल्स क्या है? 0। तो 5 + 5 + 1 + 1 क्या हो गया? 12। दैट इज द करेक्ट जवाब। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 19, डैश इज द सर्च इंजन बेस्ड इन बर्लिन, जर्मनी। सर्च इंजन तो आप लोग बहुत सारे जानते हैं। सर्च इंजन का काम क्या होता है? आपकी सर्च को सर्वर से निकाल के, यानी जो भी आपने रिक्वेस्ट करी है उसको सर्वर से निकाल के ब्राउजर पे रिप्रेजेंट करने का काम होता है सर्च इंजन का। ये कोई वेबसाइट भी हो सकती है, ये कोई सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ये कोई सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट भी हो सकती है जैसे फेसबुक, है ना। ये भी तो आजकल एज अ सर्च इंजन यूज किया जाता है किसी मित्र को ढूंढने के लिए, है ना। आप गए और फेसबुक पे आपने सर्च किया, टेलीग्राम पे भी आप सर्च कर सकते हैं किसी को। यूट्यूब भी तो एक सबसे दूसरे नंबर का बड़ा सर्च इंजन है ना यूट्यूब, जहां पर आप सर्च कर सकते हैं कोई म्यूजिक, कोई वीडियो, एनीथिंग यू विल लाइक, है ना। इन दी वीडियोस फॉर्मेट यू कैन सर्च वाया यूट्यूब टू। तो यूट्यूब भी तो एक तरीके का सर्च इंजन है। तो कह रहा है ये सर्च इंजन बर्लिन यानी जर्मनी बेस्ड है। क्या होगा आंसर? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज एकोशिया। तो बर्लिन यानी जर्मनी में यूज होने वाला जो सर्च इंजन है जो कि बहुत पॉपुलर भी है, दैट इज एकोशिया। नेक्स्ट, विंडोज 10 रिलीज्ड ऑन डैश एंड सपोर्ट एंडेड ईयर इज डैश। कह रहा है विंडोज 10, अब तो विंडोज 11 है, लेटेस्ट आपकी विंडोज कौन सी है? विंडोज 11। कह रहा है विंडोज 10 डैश को जारी किया गया था और वर्ष समाप्त होने पर समर्थन डैश है। ये एंड कब होएगा? इसका सपोर्ट एंड कब होगा? जब भी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉन्च किया जाता है साथ ही साथ उसकी एंडिंग वाली ईयर भी लॉन्च कर दी जाती है कि ये 10 साल तक रहेगा, फिर उसके बाद इसकी सपोर्ट को बंद कर देंगे, यानी फिर उसमें कोई अपडेशन नहीं आएगा, फिर नए वाले वर्जन को इंसान यूज करे। तो यानी विंडोज 10 आया था 2015 में और इसकी सपोर्ट एंड की गई कब? 2025 में इसकी सपोर्ट को एंड कर दिया जाएगा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 2015 और 2025। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21, बताइए। MS Word 2021 uses the dash font and dash point font size as the default setting.
MS वर्ड 2021 डिफॉल्ट सेटिंग्स के रूप में डैश फॉन्ट और डैश बिंदु फॉन्ट आकार को उपयोग करता है। सोच के बताओ, MS वर्ड 2021 क्या है? लेटेस्ट वाला, और लेटेस्ट वाले में जो फॉन्ट का साइज है बाय डिफॉल्ट वो क्या है? 11। और फॉन्ट का जो फेस है या फॉन्ट का जो नेम है वो क्या है? कैलिब्री। तो कैलिब्री के साथ में 11 पॉइंट कहीं दिख रहा है क्या? बिल्कुल हमें दिख गया। ये है ऑप्शन नंबर 4 में, यानी करेक्ट आंसर बनेगा 4th वाला करेक्ट जवाब। पुराने वाले वर्जन्स के केस में टाइम्स न्यू रोमन के साथ में 12 पॉइंट था, लेकिन नए वाले वर्जन के केस में कैलिब्री के साथ में कितना है? 11 पॉइंट। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द कंप्लीट URL इज द डैश नीडेड टू एक्सेस द वेब रिसोर्स। बताओ, टैलेंटेड है ना आप? होशियार तो है। बताओ जरा आंसर। वेब संसाधन तक पहुंचने के लिए एक पूर्ण URL यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का पहला भाग क्या है? हम सब जानते हैं कि अगर URL की बात की जाए तो www.google.com है ना, ऐसे ही होता है URL हमारा। लेकिन इसकी बाय डिफॉल्ट जो शुरुआत है ये HTTP से होती है, और अगर शुरुआत HTTP से होती है तो HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है ना, जो एक वार्ता करती है सर्वर के साथ, क्लाइंट और सर्वर को जोड़ती है, HTTP प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटोकॉल इज द राइट वन। क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द URL का जो पहला भाग है वो क्या है? तो आंसर है प्रोटोकॉल। दूसरा भाग क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब सब डोमेन। तीसरा भाग क्या है? डोमेन गूगल। और आखिरी भाग क्या है? तो आंसर है टॉप लेवल डोमेन। तो ये जो .com है या .in है या .edu है, ये क्या है दोस्तों? ये टॉप लेवल डोमेन है। दीज आर नॉट ओनली अ डोमेन, दीज आर कॉल्ड टॉप लेवल डोमेन। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23 बताइए। डैश इज सिमिलर टू ओपन AI चैट GPT। बहुत फेमस है, काफी चल भी रहा है आजकल न्यूज में भी। चैट GPT ओपन AI के द्वारा डेवलप किया गया। कैन जनरेट ह्यूमन लाइक टेक्स्ट एंड परफॉर्म एक्शन इन विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहे विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में भी चैट GPT के तरीके से एक सिमिलर प्लेटफॉर्म दिया गया है। जैसे कि विंडोज 11 में भी चैट GPT के समान एक सिमिलर प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की गई है। उसका नाम क्या है? आइए पढ़ लेते हैं हिंदी में। ओपन AI के चैट GPT के समान है। यह मानव जैसा टेक्स्ट उत्पन्न कर सकता है। बिल्कुल हम लोग जानते हैं चैट GPT से आप कोई भी आंसर पूछिए वो आपके आंसर को दे देगा। और विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में क्रियाएं कर सकता है। इसके समान क्या है? विजेट, स्नैप लेआउट, टीम या को पायलट। करेक्ट जवाब होगा को पायलट। ये विंडोज 11 का लेटेस्ट फीचर है जो कि चैट GPT के समान ही एक बॉट के तरीके से काम करता है और हमें आंसर देने में मदद करता है। तो ये क्या है दोस्तों? को पायलट है। यानी 4th इज द राइट वन फॉर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। और इसको बनाया किसने है? माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी के द्वारा इस को पायलट के फीचर को बनाया गया। किस ऑपरेटिंग सिस्टम में? विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24। अभी तक तो बढ़िया स्कोर आ रहा होगा, है ना? बढ़िया स्कोर आ रहा है ना अभी तक? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन 24 बताइए। विच डेस्कटॉप फीचर हैज बीन इंक्लूडेड इन विंडोज 10 दैट वाज ओमिटेड फ्रॉम विंडोज 8। क्या कह रहा है? विंडोज 10 में कौन सा डेस्कटॉप फीचर शामिल किया गया है जिसे विंडोज 8 से हटा दिया गया था? अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट भी बहुत रिसर्च करता रहता है ना, उसको किक नहीं मिलती है और वो किक की तलाश में रहता है कि कुछ नया करो, कुछ नया करो, कुछ नया करो। और इस नया करने के चक्कर में कई बार माइक्रोसॉफ्ट खराब भी कर देता है, जो कि किया विंडोज 8 में। क्या किया? स्टार्ट बटन हटा दिया। तो विंडोज 8 में क्या ओमिट किया गया, क्या हटाया गया? स्टार्ट बटन।
जिसको विंडोज 8.1 में ही लॉन्च कर दिया गया, अब अपडेट करके। तो आंसर क्या होगा? स्टार्ट मेन्यू। स्टार्ट मेन्यू कहें, स्टार्ट बटन कहें, बात एक ही है। तो विंडोज 10 में कौन सा डेस्कटॉप फीचर शामिल किया गया जिसे विंडोज 8 में हटाया गया? तो विंडोज 8 में हटाया गया क्या? स्टार्ट बटन, जिसको 8.1 और 10 में शामिल किया गया। नेक्स्ट, विंडोज 10 एंड 11 बिलोंग्स टू विच फैमिली ऑफ विंडोज? विंडोज 10 और 11 विंडोज के किस परिवार से संबंधित है? बताओ। विंडोज एपी, विंडोज एनटी, विंडोज नेट, विंडोज 7X। बहुत आसान। हम लोग जानते हैं कि विंडोज 10, विंडोज 11, विंडोज 8, जितने भी लेटेस्ट वाले विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वो सब NTFS पर बेस्ड हैं। विंडोज NT से लेकर उसके आगे जितने भी हैं वो सब किस तरीके के फाइल एलोकेशन टेबल पर बेस्ड हैं या किस तरीके के फाइल मैनेजमेंट पर बेस्ड हैं? तो आंसर है NT पर। NT मतलब न्यू टेक्नोलॉजी। तो आंसर हो जाएगा सेकंड इज द राइट वन। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following file extension are associated with compression programs in Windows 11? निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉम्प्रेस प्रोग्राम से जुड़ा है? कॉम्प्रेस का मतलब क्या होता है? छोटा करना। यानी किसी भी सॉफ्टवेयर को छोटा करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? विनजिप का, विनरैर का, इन्हीं सॉफ्टवेयर्स का यूज करते हैं ना। इनकी मदद से फाइल का साइज क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है, नन्ना मुन्ना हो जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? .com नहीं होगा, .doc भी नहीं होगा, .rtf भी नहीं होगा, .zip होगा करेक्ट जवाब। यानी सेकंड इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, which one of the following is not considered a real time operating system? निम्नलिखित में से किसी रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं माना जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कहें, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहें, ये वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो समय पर काम करने पर प्रेशर देते हैं। समय पर काम मतलब जैसे रोबोट। क्या रोबोट में जो टाइमिंग्स होती हैं वो क्या बहुत सही होनी चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि रोबोट्स को हम एक टाइमर देते हैं और उस टाइम पर ही वो इस फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो यानी रोबोट जिस ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करेगा वो क्या होगा? रियल टाइम। नासा, सैटेलाइट्स के केस में, सैटेलाइट के केस में भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है वो भी टाइम बेस पर होता है ना। आपने देखा होगा कि जब भी कोई सैटेलाइट लॉन्च की जाती है वो एक फिक्स टाइम पीरियड पर की जाती है और पता होता है कि इतने टाइम पीरियड पर वो पहुंच जाएगी, वहां पर लैंड हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगी। यस, तो इसका मतलब कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से नहीं है इसमें से? एम्बॉस रियल टाइम है, VX वर्क्स रियल टाइम है, लिंक्स ऑपरेटिंग सिस्टम LYNX ऑपरेटिंग सिस्टम रियल टाइम है, विंडोज आपका रियल टाइम नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ इज दी राइट वन। जबकि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम भी याद रखिएगा, एम्बोस बहुत पॉपुलर, VX वर्क्स या LYNX ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के परफेक्ट एग्जांपल्स हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट, which shortcut key is used in Windows operating system to switch between open application? Windows ऑपरेटिंग सिस्टम में खुले एप्स के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? सपोज करिए बहुत सारी फाइल्स आपकी ओपन है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में, अब उन फाइल्स के बीच में आपको स्विच करना है, तो किसका यूज करेंगे? जरा सोच के बताइए। कंट्रोल टैब, शिफ्ट टैब, ऑल्ट टैब या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑल्ट प्लस टैब। जब ऑल्ट के साथ में टैब दबाएंगे तो एप्लीकेशंस के बीच में क्या कर पाएंगे? स्विच कर पाएंगे। यानी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सपोज करिए आपने MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट जैसे बहुत सारी फाइल्स को ओपन किया हुआ है, ब्राउजर आपने ओपन किया हुआ है और उनके बीच में आप स्विच करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? ऑल्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नेम दैट वर्ड प्रोसेसर विच इज द पार्ट ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। उस वर्ड प्रोसेसर का नाम बताएं जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है। अच्छा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर का मतलब होता है
कि जो वर्ड्स को प्रोसेस कर पाए, यानी बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर पाए, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट हो, यानी ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया हुआ हो। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में जो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्ड प्रोसेसर मिलता है वो कौन सा है? वर्डपैड, नोटपैड, एमएस वर्ड या पेंट? पेंट तो हो गया ड्राइंग वाला, एमएस वर्ड हो गया क्या क्या ये वर्ड प्रोसेसर है? बिल्कुल नहीं। वर्ड प्रोसेसर है तो, लेकिन इसका काम क्या होता है? ये पेड है, ये बाय डिफॉल्ट नहीं मिलता, इसको परचेज करना पड़ता है एमएस ऑफिस पैकेज में, तब जाकर मिलता है। लेकिन यहां क्या कह रहा था? पार्ट ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। नोटपैड है? जी नहीं, क्योंकि नोटपैड तो एक टेक्स्ट एडिटर है। नोटपैड का एक्सटेंशन क्या होता है? टीएक्सटी, एक टेक्स्ट एडिटर है। तो आंसर हो जाएगा वर्ड पैड, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये है आपका वर्ड प्रोसेसर। क्लियर? वेरी गुड। विच मोड लोड्स मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स व्हेन स्टार्टिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करते समय कौन सा मोड ड्राइवरों के न्यूनतम सेट को लोड करता है? सोचो। विच मोड लोड्स द मिनिमल सेट ऑफ ड्राइवर्स व्हेन स्टार्टिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम? नॉर्मल मोड, सेफ मोड, वीजीए मोड या ऑल ऑफ दीज? क्या होगा करेक्ट जवाब? तो हम लोग एक बात ये जानते हैं कि जब हमारा सिस्टम ओपन नहीं हो रहा होता है, कई बार विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाता है, प्रॉब्लम होती है सिस्टम को ओपन करने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं? बूटिंग के दौरान F8 की को प्रेस करते हैं, और जब F8 की को कई बार प्रेस करते हैं बूटिंग के दौरान, तो हमारा सिस्टम सेफ मोड में ओपन हो जाता है, जहां पर वो अपने ड्राइवर्स को क्या करता है? रीसेट करता है, और जो भी प्रॉब्लम होती है उसको डीबग करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सेफ मोड इज दी करेक्ट जवाब। जैसे ही हम लोग F8 प्रेस करेंगे बूटिंग के दौरान, एडवांस बूट ऑप्शन का ऑप्शन हमारे सामने आएगा, है ना। ये प्यारी सी काली विंडो हमारे सामने ओपन होगी, और वहां पर एक ऑप्शन दिया रहेगा सेफ मोड का, जिसको क्लिक करते ही ऑटो रिपेयर होने लगेगा हमारा सिस्टम, और फिर वो ओपन हो जाएगा नॉर्मल मोड में। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन 3D प्रिंटिंग? 3D प्रिंटर से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। 3D प्रिंटर वेरी 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 इंपॉर्टेंट वन, और काफी चर्चा में भी है आजकल। बताइए, 3D प्रिंटिंग में आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? लेजर कटिंग का, इंजेक्शन मोल्डिंग का, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का, या सीएनसी मशीनिंग का? 3D प्रिंटिंग होता क्या है? आप जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, या आजकल तो पूरे पूरे पोस्ट ऑफिसेस, पूरे पूरे घर, पूरी पूरी बिल्डिंग्स, पूरे पूरे शहर डेवलप किए जा रहे हैं 3D प्रिंटिंग की मदद से। और काफी न्यूज़पेपर में भी तो रहा है ना, पोस्ट ऑफिस का अभी अभी हाल ही में उद्घाटन भी हुआ है। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए पूरा पोस्ट ऑफिस ही बना दिया गया सरकार के द्वारा, जो कि 40 दिनों में लगभग कंप्लीट हो गया, है ना। जो टारगेट दिया गया था उससे पहले हो गया। और सरकारी विभाग में ऐसा होता नहीं है ना। टारगेट होता है 6 महीने में बना दीजिए, तो बनता है 6 साल में। लेकिन 3D प्रिंटिंग ने ये कमाल कर दिया, टारगेट से पहले ही पोस्ट ऑफिस क्या चीजों को डेवलप करने के लिए बेस्ट तरीका है 3D मॉडल, 3D प्रिंटिंग। तो 3D प्रिंटिंग किसका यूज करती है? कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कैड का, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कैम का। तो कैड और कैम जैसी टेक्नोलॉजीज का यूज करती है 3D प्रिंटिंग, यानी आंसर क्या होगा? एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग बोले, कैम बोले, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, बात तो एक ही है। तो ये कैम टेक्नोलॉजी या एडेड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, और ऐसी किसी भी ऑब्जेक्ट को बना देती है। बस आप इसको ऑब्जेक्ट दीजिए और ऑब्जेक्ट तैयार मिलता है ना। इस तरीके से क्या शानदार टेक्नोलॉजी है 3D प्रिंटिंग, है ना। वाकई कमाल है, बवाल है। विच इंडस्ट्री हैज बीन ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी? 3D प्रिंटिंग तकनीक से कौन सा उद्योग अत्यधिक प्रभावित हुआ है? सबसे ज्यादा 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल किस सेक्टर में सबसे ज्यादा किया गया? सोच के बताओ। वैसे तो आजकल कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जहां पर इसका प्रयोग ना किया जा रहा हो।
सभी सेक्टर्स में इसको इंप्लीमेंट किया जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो कौन सा है? ऑटोमोटिव, बैंकिंग, एग्रीकल्चर या हॉस्पिटैलिटी? बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑटोमोटिव। ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुई है, सबसे ज्यादा बेनिफिट पहुंचा है कहां? 3D मॉडल का ऑटोमोबाइल्स में। कार डेवलप करना हो, कोई ट्रक डेवलप करना हो, कोई ट्रैक्टर बनाना हो, है ना, बहुत आसान हो गई है यहां पर काम करना, क्योंकि ये सब ऑटोमेटिक हो गया है, अपने आप हो रहा है। तो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट यहां पर कम हो गई है, मैन मेड चीजें बहुत कम हो गई हैं, सब कुछ ऑटोमेटिक, रोबोटिक्स ही काम कर रही है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा ही इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए और वो बनाकर तैयार कर देते हैं, है ना। ह्यूमन रिक्वायरमेंट दिन पे दिन क्या हो रही है? कम हो रही है, और मशीन्स पर ज्यादा हम लोग डिपेंडेंट होते चले जा रहे हैं, जो कई हद तक गलत भी है और कई हद तक सही भी है ना। तो ये तो मैटर ऑफ डिस्कशन है कि कितना लंबा ये जाएगा और कितना बेहतर आगे वाले समय पर ये काम करेगा। व्हाट केम बिफोर विकिपीडिया? विकिपीडिया से पहले क्या आया? हम लोग सब जानते हैं कि विकिपीडिया जो वेबसाइट है वो किस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के तरीके से काम कर रही है, और यहां पर जो कंटेंट डेवलप किया जाता है वो हम और आप जैसे लोग ही करते हैं। विकिपीडिया में जो आर्टिकल्स डेवलप किए जाते हैं वो हम और आप जैसे लोग ही करते हैं, जिनको विकिपीडियंस बोलते हैं। तो कह रहा है विकिपीडिया से पहले क्या आया? ब्रिटानिका, कोरा, न्यूपीडिया या फैक्ट मॉन्स्टर? करेक्ट जवाब है, क्या है? करेक्ट जवाब है न्यूपीडिया। विकिपीडिया से पहले जो कॉन्सेप्ट आया दोस्तों उसका नाम था न्यूपीडिया। सर ये न्यूपीडिया क्या है और ये विकिपीडिया बाद में कैसे आया? देखो, जब विकिपीडिया की शुरुआत करने वाले थे ये लोग, तो विकिपीडिया बाद में आया। पहले जो कॉन्सेप्ट इनके माइंड में आया वो था न्यूपीडिया। न्यूपीडिया में इन्होंने सोचा था कि जो आर्टिकल्स होंगे वो हमारे द्वारा पब्लिक किए जाएंगे। हमारे द्वारा मतलब विकिपीडिया के डेवलपर्स के द्वारा आर्टिकल्स को बनाएंगे। बहुत लिमिटेड आर्टिकल्स होंगे, छोटे छोटे से, और इनको एक परफेक्ट टीम मैनेज करेगी जो इनको डेवलप करेगी, डिजाइन करेगी। लेकिन जैसे ही इन्होंने न्यूपीडिया का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया, इनको समझ में आ गया कि ये न्यूपीडिया चलेगा नहीं, यहां पर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जहां पर कंटेंट की भरमार हो, और कंटेंट की भरमार देने के लिए इनको चाहिए थी बड़ी टीम। बड़ी टीम इनके पास में थी नहीं। इन्होंने कहा क्यों ना जो जनता है उन्हीं से कहा जाए कि आप ही कंटेंट बनाइए, आप ही कंटेंट को पोस्ट करिए। तो पहले न्यूपीडिया में क्या था कि छोटा कंटेंट रखेंगे किसी चीज के बारे में, लेकिन ये कॉन्सेप्ट फेल हो गया। और फिर इसके बाद इन्होंने लॉन्च किया क्या? विकिपीडिया, जहां पर जनता को दे दिया, ऑडियंस को दे दिया ये हक कि आप कुछ भी डेवलप करिए, कुछ भी लिखिए, आर्टिकल्स को कोई भी एडिट कर सकता है। यानी क्या ये रिलायबल है? नहीं, विकिपीडिया पर भरोसा नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से, है ना। दैट इज नॉट रिलायबल, क्योंकि इसको कोई भी एडिट कर सकता है और इसको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व नहीं कर रही है प्रॉपर तरीके से। इतनी अगर एडिटिंग होगी तो कौन देख पाएगा, है ना। इसलिए बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है विकिपीडिया का सोर्स। लेकिन याद रखिएगा, व्हाट केम बिफोर विकिपीडिया? द आंसर इज न्यूपीडिया। नेक्स्ट, among these what is the second stage used by गूगल सर्च? आएगा ही आएगा गूगल सर्च से एक क्वेश्चन स्टेजेस को लेकर। बताओ, गूगल सर्च इंजन की बात करें तो इनमें से कौन सा गूगल सर्च द्वारा उपयोग किया जाने वाला दूसरा स्टेज यानी दूसरा चरण कौन सा है? तो आपको अगर यह पता होगा कि गूगल सर्च इंजन कितने स्टेजेस पर काम करता है, कितने चरणों पर काम करता है, तब तो आंसर दे पाएंगे भाई। और कितने चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा होता है, तब तो आंसर दे पाएंगे। वरना तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100, है ना। फिर तो ऐसे ही देना पड़ेगा आंसर। सोचो क्या होगा। हम लोग जानते हैं कि गूगल सर्च इंजन 3 स्टेजेस पर काम करता है। पहली स्टेज होती है क्रॉलिंग, दूसरी होती है इंडेक्सिंग, और तीसरी होती है रैंकिंग, जिसको सर्विंग सर्च रिजल्ट भी बोलते हैं। यानी 3 स्टेजेस होती हैं गूगल सर्च इंजन के काम करने की। सबसे पहले क्रॉलर का यूज करता है, जो कि एक सॉफ्टवेयर भी है क्रॉल करना।
फिर उसके बाद उसको इंडेक्स करता है, जैसे किसी बुक में आप लोग देखते हैं पहले इंडेक्सिंग दी रहती है, तो क्रॉल के बाद में इंडेक्स करता है और फिर उसके बाद उसको रैंक करता है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से, जिसको सर्विंग सर्च रिजल्ट कह लीजिए या रैंकिंग कह लीजिए, बात एक ही है। तो दूसरी स्टेज कौन सी हो गई? इंडेक्सिंग, यानी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, इंडेक्सिंग इज दी राइट वन। तो जरा एक बार फिर से देखो, गूगल सर्च इंजन की 3 मेन स्टेजेस कौन कौन सी हैं, आएगा क्वेश्चन जरूर। क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग। क्रॉलिंग का मतलब क्रॉलर सॉफ्टवेयर का यूज, इंडेक्सिंग का मतलब उसको 1 2 3 4 पोजीशन पे इंडेक्स करना, फिर रैंक करना, सर्विंग सर्च रिजल्ट करना। तो क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, खोज परिणाम प्रस्तुत करना, जिसको रैंकिंग बोला जाता है। नेक्स्ट, डैश इज सर्च इंजन कंपनी विच इज नाउ ओन्ड बाय याहू। डैश एक सर्च इंजन कंपनी है जिसका स्वामित्व अब याहू के पास में है। सोचो जरा, सर्च इंजन वाली कंपनी, गूगल हो सकती है सर्च इंजन, बहुत फेमस है, बिंग हो सकती है सर्च इंजन, बहुत फेमस है बिंग सर्च इंजन भी, लेकिन जिसको ओन किया है याहू के द्वारा, द आंसर इज ऑल्टा विस्टा। याहू सर्च इंजन को ओन किया है किस कंपनी के द्वारा? डैश इज सर्च इंजन कंपनी विच इज नाउ ओन्ड बाय याहू। याहू ने जिसको ओन कर लिया है, खरीद लिया है, वो है ऑल्टा विस्टा। तो ऑल्टा विस्टा एक सर्च इंजन कंपनी है जिसका स्वामित्व अब याहू के पास में है, यानी ऑल्टा विस्टा का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो चुका है और इसकी जगह पर क्या आ चुका है? पूरी तरीके से याहू ने कमांड कर लिया है। वेरी गुड। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एज, नाम तो सुना ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट ब्राउजर माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद करके माइक्रोसॉफ्ट एज पर पूरी तरीके से कंसंट्रेट कर रही है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो माइक्रोसॉफ्ट एज यूजेस डैश एज द डिफॉल्ट सर्च इंजन इन द एड्रेस बार एंड सर्च बॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट एज एड्रेस बार और सर्च बॉक्स में डिफॉल्ट सर्च इंजन के रूप में डैश का उपयोग कर रही है। बताइए किसका? गूगल का, बिंग का, याहू का या एमएसएन का? माइक्रोसॉफ्ट का जो डिफॉल्ट सर्च इंजन है वो तो बिंग है, तो इसका मतलब आंसर भी क्या होगा? बिंग होगा। तो आंसर बन गया सेकंड इज दी राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन इंडियन रेलवेज बुकिंग फॉर तत्काल टिकट स्टार्ट एट लीस्ट डैश आवर बिफोर द डिजायर्ड डेट ऑफ ट्रेवल। भारतीय रेलवे में तत्काल टिकट की बुकिंग यात्रा की वांछित तारीख से कम डैश घंटे पहले शुरू हो जाती है। तो अगर आपको तत्काल बुकिंग करवानी है तो ये कितने घंटे पहले आप करवा सकते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन। 12 घंटे, 15 घंटे, 24 घंटे या 48 घंटे पहले? कितने घंटे पहले तत्काल सर्विस शुरू होती है? बिल्कुल सही, दी करेक्ट आंसर इज 24 घंटे पहले। बहुत घूमते हैं लगता है ना? सही जवाब दिया है 24 आवर्स इज द राइट आंसर गाइस। नेक्स्ट, तत्काल बुकिंग ओपन फॉर द सिलेक्टेड ट्रेन एट डैश फॉर एसी क्लासेस एंड डैश फॉर नॉन एसी क्लासेस एट, ये नहीं बता पाएंगे मुझे लगता है। सोचो, कह रहा है चयनित ट्रेनों के लिए तत्काल बुकिंग ऐसी कक्षाओं के लिए डैश और गैर एसी कक्षाओं के लिए डैश पर खुलती है। क्या समय क्या है? तत्काल अगर आपको टिकट करवाना है फॉर एसी क्लासेस, एसी के लिए, तो कितने बजे विंडो खुलती है? और एसी क्लास, नॉन एसी क्लास के लिए अगर आपको तत्काल बुकिंग करवानी है तो कितने समय पर आप कर सकते हैं ये बुकिंग? बताओ मुझे, क्या समय सीमा है इसकी? बिल्कुल सही आपने पकड़ा है, पार की नजर और निर्मा सुपर है आपकी। द करेक्ट आंसर इज 10 AM और 11 AM, यानी फॉर एसी क्लासेस के लिए 10 बजे का समय है और नॉन एसी क्लासेस के लिए 11 बजे का समय है। तो 10 AM और 11 AM, दैट इज द राइट आंसर गाइस। बहुत बढ़िया। डैश ऐप अलाउस पैसेंजर टू लॉन्च कंप्लेंट थ्रू मोबाइल ऐप, अच्छा, एंड वेब प्लेटफॉर्म एंड इनेबल्स देम टू चेक रियल टाइम फीडबैक। क्या बात है, सुंदर क्वेश्चन। डैश
ऐप यात्रियों को मोबाइल ऐप और वेब प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है और उन्हें वास्तविक समय की प्रतिक्रिया की जांच करने में सक्षम बनाता है। कह रहा है ऐसी कौन सी एप्लीकेशन है या ऐसी कौन सी वेब सर्विस है जो कि रेलवे यूज करता है, जिसके द्वारा आप कंप्लेंट कर सकते हैं, रियल टाइम स्टेटस जान सकते हैं अपने कंप्लेंट का, कोई फीडबैक दे सकते हैं। क्या होगा उस एप्लीकेशन का नाम या उस वेब पोर्टल का नाम? रेल मदद, आईआरसीटीसी हेल्प, आईआरसीटीसी कनेक्ट या रेल यात्री? करेक्ट जवाब है रेल मदद। रेल मदद एप्लीकेशन के द्वारा आप कोई भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, कोई फीडबैक दे सकते हैं। साथ ही साथ आप रेल मदद एप्लीकेशन पर जब जाएंगे तो आपको एक टोल फ्री नंबर भी दिख रहा होगा, हेल्पलाइन नंबर 139। ये भी याद रखिएगा क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जो हेल्पलाइन नंबर है कंप्लेंट का या इंक्वायरी का वो क्या है, तो आंसर है 139। वन रेल वन हेल्पलाइन, रेल मदद 139। ठीक, नेक्स्ट। इट इज अ स्मॉल वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइस यूज्ड फॉर स्कैन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। यह एक छोटा वायरलेस हैंडहेल्ड डिवाइस है जिसका उपयोग उत्पादों की कीमत को स्कैन करने के लिए किया जाता है। MICR कोड स्कैनर, ऑप्टिकल मार्क रीडर या बारकोड रीडर? बताइए। बहुत बढ़िया। आप सब जानते हैं कि जब हम मॉल्स में जाते हैं या शॉप्स में जाते हैं तो हमें एक तरीके का रीडर या स्कैनर देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं बारकोड रीडर या बारकोड स्कैनर भी बोल सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज BCR, बारकोड रीडर, विच इज यूज्ड टू स्कैन द ऑब्जेक्ट्स। स्कैन करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को बारकोड रीडर का यूज करते हैं और आजकल तो इनका यूज एम्प्लॉइज के लिए भी किया जाता है ना, उनके आईडी कार्ड्स को रीड करने के लिए, या स्टूडेंट्स के केस में जो आईडी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट होते हैं उनको स्कैन करने के लिए अटेंडेंस के रूप में, है ना, इसका यूज करते हैं। तो कई जगह पर करते हैं, मॉल्स में भी, इंस्टीट्यूशंस में भी, गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी, अटेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरियस प्लेसेस, है ना। वैसे तो बायोमेट्रिक मशीन भी है। What type of output device is used to create embossed tactile graphics for individuals with visual impairment? क्या कह रहा है? What type of output device, किस तरीके की आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है to create embossed tactile graphic for individuals with visual impairment? जो देख नहीं सकते उनके लिए कौन सी आउटपुट डिवाइस बनाई गई है? दृष्टि बाधित व्यक्तियों के लिए उभरा हुआ स्पर्श ग्राफिक्स बनाने के लिए किस प्रकार का आउटपुट डिवाइस का उपयोग किया जाता है? विजुअल इंपेयर्ड पर्संस के लिए ब्रेली प्रिंटर, 3D प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर? तो विजुअली इंपेयर्ड के केस में हम लोग जो डिवाइस यूज करते हैं वो क्या है? ब्रेली प्रिंटर है, बहुत कॉमन है। उभरा हुआ इसमें प्रिंट आउट आता है जिसको आप टच करके भी देख सकते हैं क्या प्रिंट निकला हुआ है, तो वो लोग रीड कर पाते हैं। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ब्रेली प्रिंटर। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 42। विच माइक्रोफोन इज माउंटेड ऑन अ लॉन्ग पोल एंड ऑपरेटेड बाय एन ऑडियो क्रू मेंबर और असिस्टेंट? कौन सा माइक्रोफोन, माइक्रोफोन का मतलब माइक, एक लंबे पोल पर लगा होता है और एक ऑडियो क्रू सदस्य या सहायक द्वारा संचालित किया जाता है? तो इसको संचालन करने के लिए एक क्रू मेंबर रखा जाता है जो इसको होल्ड करता है, पकड़ता है, संचालित करता है, और ये एक शॉर्ट गन टाइप भी इसको बोलते हैं। यानी इसका आंसर क्या होगा? लॉन्ग पोल पर इसको लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट गन टाइप। यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो देखा होगा आपने कई बार कैमरे के साथ में भी, डिजिटल कैम के साथ में भी, वेब कैम के साथ में भी इसका यूज किया जाता है इस तरीके से, है ना। एक लंबा होता है, पोल में फिक्स किया जाता है इसको। तो दिस टाइप ऑफ माइक इज कॉल्ड शॉर्ट गन टाइप। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which of the following is an example of an absolute cell reference in MS Excel 2021? निम्न में से कौन सा MS Excel 2021 में एक पूर्ण सेल संदर्भ का एक उदाहरण है?
हम लोग ने पढ़ा था एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंसिंग कितने तरीके की हो सकती है, 3 तरीके की, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड। जहां पर सेल रेफरेंसिंग में हम लोग क्या करते हैं, रोज या कॉलम को लॉक करते हैं यानी ताला लगाते हैं, और ताला लगाने के लिए जिस सिंबल का प्रयोग करते हैं वो क्या है, डॉलर। फिट है बॉस? तो डॉलर की मदद से हम लोग क्या करते हैं, रोज या कॉलम को लॉक करते हैं सेल रेफरेंसिंग के केस में। अगर यहां पर बात की जा रही है एब्सोल्यूट की, इसका मतलब एब्सोल्यूट में हम लोग $2 का यूज करते हैं, एक रो से पहले और एक कॉलम से पहले। तो क्या यहां पर कहीं कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जहां पर रो और कॉलम से पहले डॉलर का साइन है? जी हां, $8 $9 के केस में, यानी थर्ड होगा करेक्ट जवाब। रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग, जहां कोई भी डॉलर का प्रयोग नहीं करते। एब्सोल्यूट के केस में, जहां रो और कॉलम दोनों को लॉक करने के लिए डॉलर का यूज करते हैं। और मिक्स्ड, जहां पर रो या कॉलम किसी एक को फिक्स करने के लिए हम लोग डॉलर का यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड दिस वन मिक्स्ड सेल रेफरेंसिंग। तो तीनों सेल रेफरेंसिंग के बारे में आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन एग्जाम में बनता जरूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 गाइस, हु मेड द विकिपीडिया लोगो? विकिपीडिया का जो लोगो है वो किसने बनाया, बताइए? लैरी सेंगर के द्वारा, जिमी वेल्स, पॉल स्टैंसिफर या मरियाना स्कंडर? क्या होगा करेक्ट जवाब, जरा सोच के बताइएगा। अगर विकिपीडिया आपने टॉपिक पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको पता होगा कि विकिपीडिया के जो फाउंडर हैं वो हैं लैरी सेंगर और जेमी वेल्स। तो क्या जो फाउंडर हैं वो विकिपीडिया का लोगो खुद बनाएंगे? इतना खाली तो नहीं होंगे, है ना, कि वो लोगो भी बनाए और वो फाउंड भी करे। तो इसका मतलब फाउंडर हो गए लैरी सेंगर और जिमी वेल्स। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि विकिपीडिया के जो सीईओ हैं, जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, वो है मरियाना स्कैंडर, जो कि एक महिला है, सीईओ ऑफ विकिपीडिया। तो बचा क्या, पॉल स्टैंसिफर, जो कि विकिपीडिया का लोगो बनाया जिन्होंने। तो लोगो बनाया जिसने वो है मिस्टर पॉल स्टैंसिफर, ये रहे, है ना, इन्होंने बनाया है पॉल स्टैंसिफर। जबकि लैरी सेंगर और जिमी वेल्स, इन्होंने विकिपीडिया को डेवलप किया। और ये जो मोहतरमा, जो महिला आपको सामने दिखाई दे रही है, ये है कौन, मरियाना स्कैंडर, जो कि सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं किसकी, विकिपीडिया वेबसाइट की। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हु कैन अपडेट विकिपीडिया कंटेंट? विकिपीडिया लेखों को कौन बदल सकता है? विकिपीडिया में जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं इनको कौन बदल सकता है? एम्प्लॉयज ओनली, जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज वो, सीईओ मरियाना ये बदल सकती हैं सिर्फ, आर्टिकल्स ओनर जिन्होंने वो आर्टिकल्स लिखे हैं सिर्फ वही बदल सकते हैं, या कोई भी बदल सकता है? बताओ, विकिपीडिया के लेखों यानी आर्टिकल्स को कौन अपडेट कर सकता है, कौन उसमें चेंजेस कर सकता है, कौन मॉडिफिकेशंस कौन कर सकता है, बदलाव कौन कर सकता है? दोस्तों बिल्कुल सही, द करेक्ट आंसर इज एनीवन। कोई भी लॉगिन करके पहले रजिस्टर करेगा, लॉगिन करेगा, लॉगिन करने के बाद विकिपीडिया में जो आर्टिकल्स हैं जिसको भी वो अपडेट करना चाहता है वो कर सकता है। इसीलिए तो मैंने अभी कहा था आपसे कि ये ट्रस्ट वर्दी नहीं है ना, क्योंकि कोई भी बदल सकता है, तो इसका मतलब इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता पूरे तरीके से, लेकिन फिर भी ये काफी फेमस है। तो विकिपीडिया इज नॉट अ रिलायबल सोर्स फॉर सिटेशन एल्सवेयर ऑन विकिपीडिया। As a user generated source, it can be edited by anyone at any time. विकिपीडिया एक विश्वसनीय सोर्स नहीं है, उपयोगकर्ता जनित सोर्स के रूप में इसे किसी भी समय कोई भी संपादित कर सकता है, कोई भी बदलाव कर सकता है, कोई भी एडिट कर सकता है, इसलिए ये रिलायबल नहीं मानी जाएगी। बहुत बढ़िया। डैश इज एन एल्गोरिथम यूज्ड बाय गूगल सर्च टू रैंक वेबसाइट इन देयर सर्च इंजन रिजल्ट। ये तो पता होगा, गूगल सर्च इंजन का वन ऑफ द वेरी फेमस क्वेश्चन। डैश गूगल खोज द्वारा अपने सर्च इंजन यानी खोज इंजन परिणामों में वेबसाइट को रैंक करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक एल्गोरिथम है।
वैसे तो गूगल की बहुत सारी एल्गोरिथम है जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल की जाती है। और जैसे ही कोई गूगल की एल्गोरिथम को पढ़ता है, समझता है, उसको देखने की कोशिश करता है, अच्छा गूगल ऐसे काम कर रहा है, गूगल कहता है अच्छा तुमने पढ़ लिया, और गूगल तुरंत अपनी एल्गोरिथम को बदल देता है। यानी इतना आसान नहीं है गूगल को समझना, क्योंकि गूगल अपनी चीजों को बहुत तेजी से अपडेट करता है। तो जब तक कोई उसको पढ़ता है, समझता है, तब तक गूगल अपनी चीजों को अपडेट कर देता है। लेकिन जो गूगल की एल्गोरिथम है सर्च करने वाली, इसका नाम क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, रैंक 1, सर्च रैंक इंजन, या पेज रैंक? बहुत फेमस, दैट इज कॉल्ड पेज रैंक। ये वो एल्गोरिथम है जिसका इस्तेमाल गूगल करती है अपने सर्च रिजल्ट को क्या करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए, उस पर काम करने के लिए, किस तरीके से सर्चेस होंगी, उस पर काम करने वाली जो एल्गो है, जो मैकेनिज्म है, वो है आपकी पेज रैंक। नेक्स्ट, डैश इज वेयर योर आउटगोइंग ईमेल्स आर टेम्परेरली स्टोर्ड बिफोर दे आर सेंट। कह रहा डैश वे स्थान है जहां आपके आउटगोइंग ईमेल भेजे जाने से पहले अस्थायी यानी टेम्परेरी रूप से संग्रहित किए जाते हैं। भेजे जाने से पहले टेम्परेरी रूप से संग्रहित यानी स्टोर किए जाते हैं। वो प्लेस क्या है? इनबॉक्स, सेंड, ड्राफ्ट या आउटबॉक्स? वेरी गुड, द करेक्ट आंसर इज आउटबॉक्स। रिसीवर को रिसीव होने से पहले जो मेल्स होते हैं वो कहा जाते हैं आउटबॉक्स में, और जैसे ही उसका इनबॉक्स या नेटवर्क बिल्कुल क्लियर मिलता है, वो उसके इनबॉक्स में पहुंच जाते हैं। और अगर नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है या उसका इनबॉक्स फुल है, तो वो आउटबॉक्स में इंतजार करते हैं मेल्स। तो आंसर क्या होगा? फोर्थ इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 48 बताइए। विद अ गूगल वर्कस्पेस अकाउंट you can send up to dash messages per day with the Gmail email limit। कह रहा है गूगल वर्कस्पेस खाते से आप जीमेल ईमेल सीमा के भीतर प्रतिदिन डैश तक संदेश भेज सकते हैं। सोचो कितने संदेश भेजे जा सकते हैं। आप लोग शायद जानते हैं कि फ्री में जो लिमिट है वो 500 की है, 500 मेल्स पर डे। लेकिन पेड के केस में ये लिमिट कितनी है? 2000। तो यहां पर आंसर 500 होगा या 2000 होगा। दिया हुआ है गूगल वर्क स्पेस अकाउंट जो कि पेड अकाउंट है। अगर आपको यह पता होगा कि जीमेल को जो पेड सर्विस है उसको गूगल वर्क स्पेस के नाम से जानते हैं, तो आपने आंसर दे दिया होगा कि 2000 इज द राइट वन, क्योंकि यहां पर बात फ्री की नहीं हो रही, यहां पर बात पेड वाले प्लेटफॉर्म की हो रही है। तो आंसर क्या होगा? 2000। और इस क्वेश्चन की जो खास बात है वो क्या है? यही है, कुछ लोग 500 लगा देते हैं जल्दी में, ये सोचकर कि जीमेल में ईमेल भेजने की जो लिमिट है वो 500 है। जी नहीं, यहां बात फ्री वाले की नहीं, पेड वाले की हो रही है। तो नजर हटी, दुर्घटना घटी। संभल के दोस्तों। नेक्स्ट, डैश इज एन ईमेल दैट हैज बीन रिटर्न टू द सेंडर ड्यू टू परमानेंट एरर मोस्ट ऑफन एन इंडिविजुअल एड्रेस। क्या कह रहा है? डैश एक ईमेल है जो स्थायी त्रुटि के कारण प्रेषक को वापस कर दिया जाता है, अक्सर एक अमान्य पते के कारण। डैश इज एन ईमेल दैट हैज बीन रिटर्न टू द सेंडर, सेंडर को वापस भेज दिया गया, यानी जिसने मेल भेजा उसको वापस चला गया। क्यों? क्योंकि उसमें कोई परमानेंट एरर थी, जैसे एड्रेस ही गलत था, वो ईमेल आईडी ही गलत थी। तो इस केस में क्या होगा? मेल बाउंस हो जाएगा, मेल वापस से आ जाएगा सेंडर के पास। इस बाउंस को क्या बोलेंगे? हार्ड बाउंस, सॉफ्ट बाउंस, रैंडम बाउंस, या ऑल ऑफ दीज? बताइए। बिल्कुल सही, ये जो बाउंस है, ये जो मेल वापस आया है, इसे बोला जाता है हार्ड बाउंस, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। हार्ड बाउंस क्या होता है? जब मेल भेजा गया लेकिन जो ईमेल आईडी थी वो गलत दे दी, इस केस में मेल क्या होगा? वापस आ जाएगा, कुछ समय के बाद बाउंस हो जाएगा मेल। तो ये जो परमानेंट
अब ये क्या ईमेल आईडी सही हो सकती है? अगर सही होगी तो पहुंच जाएगा, लेकिन अगर गलत ईमेल आईडी पे भेजा तो फिर वापस आएगा ही आएगा। और ये क्या है? हार्ड बाउंस। सॉफ्ट बाउंस क्या होता है ना? आप ये भी पूछना चाह रहे हैं। तो दो तरीके के बाउंस होते हैं, एक हार्ड बाउंस और एक सॉफ्ट बाउंस। सॉफ्ट बाउंस का मतलब है कि सपोज करिए इंटरनेट की स्पीड कम थी, नेटवर्क में कोई एरर थी, जिस वजह से आपका मेल बाउंस हो गया, लेकिन बाद में वो फिर से चला जाएगा जैसे ही उसको नेटवर्क क्लियर मिलता है, जैसे ही सर्वर बढ़िया मिलता है। कई बार सर्वर भी डाउन हो जाता है। तो अगर जीमेल से मेल भेजा गया और उसका सर्वर डाउन है तो ये क्या है? टेम्परेरी है। वो बाउंस तो हो गया मेल, लेकिन वो फिर से चला जाएगा उसके पास में। ये होता है सॉफ्ट बाउंस। लेकिन हार्ड बाउंस का मतलब कि अगर मेल आईडी ही गलत लिख दी तो फिर वो नहीं जाएगा, वो तो वापस होकर रहेगा। दैट इज कॉल्ड हार्ड बाउंस। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज बेटर suited फॉर कॉन्फ़िगरेशन where email need to be accessed only from a single device। बताओ, डैश प्रोटोकॉल उन कॉन्फ़िगरेशन के लिए बेहतर अनुकूल है जहां ईमेल को केवल एक डिवाइस से एक्सेस करने की आवश्यकता होती है। वैसे तो हम ईमेल को किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हैं। आप लैपटॉप से चाहें, मोबाइल से चाहें, टैबलेट से चाहें, अपनी ईमेल आईडी को ओपन करिए और वहां पर एक्सेस कर लीजिए। लेकिन अगर आप किसी भी डिवाइस से ओपन करते हैं तो इसका मतलब वहां पर जो प्रोटोकॉल यूज की जा रही है वो IMAP है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। लेकिन अगर आप किसी एक ही डिवाइस से अपनी मेल आईडी को एक्सेस करते हैं तो इसका मतलब, और दूसरी से नहीं कर सकते, इसका मतलब वहां पर जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है वो IMAP नहीं है, वो है POP3, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। तो सिंगल डिवाइस के केस में हमेशा आंसर क्या होगा? POP3 होगा। और मल्टीपल डिवाइस के केस में आंसर क्या होगा? IMAP होगा, जिसे वेब मेल इंटरफेस भी बोलते हैं। किसी भी डिवाइस से आप ओपन करिए वेब मेल इंटरफेस IMAP के द्वारा। स्पेसिफिक डिवाइस से ही अपने मेल को ओपन करना POP3 के द्वारा, जिसको क्लाइंट भी बोलते हैं। तो POP3 का इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्लाइंट के केस में, ईमेल क्लाइंट के केस में, और IMAP का यूज करते हैं वेब मेल इंटरफेस के केस में, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अगर आपने कॉन्सेप्ट वाइज बढ़िया से पढ़ा है तो आप इसको समझ गए होंगे। तो आउट ऑफ 50 आपने जरा कितना स्कोर किया? एक बार हॉनेस्टी से मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि सर 50 में से इतना स्कोर हुआ है। और साथ ही साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए जो कि क्वेश्चन ऑफ द डे है। पढ़िए जरा क्वेश्चन क्या है। इन डैश प्रोटोकॉल द मेल कंटेंट कैन बी रीड पार्शियली बिफोर इट इज डाउनलोडेड इनटू द सिस्टम। डैश प्रोटोकॉल में मेल सामग्री को सिस्टम में डाउनलोड करने से पहले आंशिक रूप से पढ़ा जा सकता है। क्या मेल को हाफ पढ़ा जा सकता है? टेम्परेरी रूप में डाउनलोड करने से पहले क्या उसको रीड किया जा सकता है? जी हां। लेकिन ये किस प्रोटोकॉल में ये फैसिलिटी दी गई है, जरा आपको वो बताना है। IMAP में, POP3 में, MIME में या SMTP में? क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए। डैश प्रोटोकॉल में मेल कंटेंट यानी मेल सामग्री को सिस्टम में डाउनलोड करने से पहले आंशिक रूप से हम उस मेल को पढ़ सकते हैं। यह सुविधा किसके द्वारा दी गई है? IMAP, POP3, MIME या SMTP? मुझे करेक्ट आंसर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जो भी आपको समझ में आ रहा है जरूर बताइएगा, सही है या नहीं मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट सेशन में। तो कैसा लगा आपको यह सेशन? बिल्कुल कमेंट करके बताइएगा। और कॉन्फिडेंस लेवल अप क्या है? हाउ इज द जोश गाइस? हाई। अगर आपने बढ़िया तरीके से हर एक टॉपिक को पढ़ा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपने पढ़ा है, वीडियोस आपने 2 बार 3 बार देखी हैं, PDF से मदद से आपने रिवाइज किया है, मॉक टेस्ट दिए हैं जो हमने कोर्स में प्रोवाइड किए हैं, वीडियोस, PDF, मॉक टेस्ट, टोटल वीडियोस आपने देख ली हैं 55, टोटल आवर्स 60 आवर्स की जो वीडियोस थी ये सब आप देख चुके हैं।
तो आपने बिल्कुल स्कोर मैक्सिमम किया होगा। और हमने जो आपको टारगेट दिया था 40 क्वेश्चंस का, उम्मीद है कि आपने 40 प्लस स्कोर किया होगा आज के सेशन में। कितना स्कोर कर पाए एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस सेशन को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और उनसे भी पूछिएगा कि उन्होंने कितना स्कोर किया, और तब देखिएगा कि आपका जो लेवल है वो क्या है और कितनी प्रिपरेशन आपको करनी है और किस हद तक आपको इस आखिरी समय पर युद्ध रूप से इसको लेना है। और बढ़िया इस समय 10-10 घंटे पढ़िए, इससे कम नहीं पढ़िए, है ना। तो वो कैंडिडेट जिन्होंने अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है और करना चाहते हैं, तो कम से कम आपको 5-6 घंटे लगातार यहां पर पढ़ना होगा बढ़िया तरीके से। और तब देखिएगा कि आपका स्कोर 40 प्लस, 45 प्लस, 50 में 50 आना शुरू हो जाएगा। कोर्स ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन से प्ले स्टोर के थ्रू या iOS स्टोर के थ्रू जाकर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ लिंक भी दिया गया है कमेंट सेक्शन में, उसके थ्रू आप क्लिक करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप दिए गए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करिएगा और डायरेक्टली आपको रिप्लाई मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बेस्ट ऑफ लक। इसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहिए और अपने सिलेक्शन को कंफर्म करते रहिए। बाय बाय गाइस।